बंद कराना चाहते हैं। उसमें बताया गया कि 3-4% लोग वीवीपैट या उसमें सुधार करके इलेक्शन करवाना चाहते हैं कि इसमें सुधार हो जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कोई गड़बड़ ना हो। और 3% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ईवीएम से ही इलेक्शन हो। उनको हम अंधभगत की श्रेणी में भी रख सकते हैं, बहुत ही थोड़े लोग। तो मेजॉरिटी देश की जनता ने अपना ऐलान सुना दिया है कि देश की जनता चाहती है बैलेट पेपर से चुनाव। और रही बात अब देश की जनता का सहयोग, और देश की जनता को हम ये भी आह्वान करना चाहते हैं वो किसी बात से ना डरें। ये धारा 44 की जो बात अब देश में है, इसको ज़्यादा लागू करने का, इसका मिसयूज जो करता है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को हनन करने के लिए, दबाने के लिए, उनको बोलने से रोकने के लिए, प्रदर्शन करने से रोकने के लिए, ये धारा 44 को मैं कहता हूँ अली बाबा 44 चोर। अली बाबा कौन है इस देश में? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो 144 के जरिए लोगों को बोलने से रोकना चाहता है, जिससे लोग नहीं रुकेंगे। इसलिए देश के लोगों का फंडामेंटल राइट बड़ी चीज़ है। किसी ने संविधान का उल्लंघन करके लोगों के फंडामेंटल राइट को रोकने की कोशिश की तो धारा 44 को जूते की नोक पर रखा गया। देश और देश की जनता, देश के किसी देशवासी को डरने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में वकील तैयार हैं ऐसे सब लोगों को निःशुल्क लीगल एड देने के लिए भी। अगर किसी को इस तरह से कोई गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, देश की वकील बिरादरी पूरे देश में हर जगह पे उन लोगों को की मदद करेगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है धारा 144 से। और अब हम आह्वान करते हैं उन सब ऑफिसर्स का भी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो झूठे प्रेशर में आके धारा 44 का फरमान जारी करते हैं, वो सावधान रहें। इस देश की सरकार बदलने वाली है, फिर उनका भी इलाज होगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें अपनी नौकरी के डर में। अगर नौकरी का प्रेशर ज़्यादा है तो हाथ जोड़ के अपनी तबादला करा लो। बदमाशी देश के साथ करवाने वाले लोगों को ये देश बख्शेगा नहीं। और इस इलेक्शन में 100% सत्ता पक्ष की बुरी हार होने वाली है। ये जो 400 पार कह रहे हैं, ये सिर्फ ईवीएम मशीन की धोखाधड़ी के आधार पे कह रहे हैं। अगर बैलेट पेपर से आज इलेक्शन हो जाए पूरे देश में, अब ये मैसेज है एक एक आदमी के बीच में, चंद अंधभक्तों को छोड़ के ये सत्ता में इस वक्त जो बैठे हुए हैं, इस यहाँ कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। किसी एक आध आदमी की गुंडागर्दी देश में चल रही है और देश इसके खिलाफ मन में आंदोलन के लिए तैयार है। तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। और फिर 400 पार नहीं, बैलेट पेपर से अगर सही चुनाव होगा तो 40 पार करना मुश्किल होगा सत्ता पक्ष के लिए। ये हकीकत आज देश की। और देश के सारे संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे खाप पंचायतें हैं, चाहे मजदूरों का संगठन है, चाहे वकीलों के संगठन है, कोई भी, इवन सरकारी कर्मचारियों के, वर्किंग सरकारी कर्मचारी को एसोसिएशन भी चुपचाप, उन लोगों से जब बात हो रही है वो लोग हमारे समर्थन में हैं। सब सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन भी अंदर खाने, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, कोई नौकरी का, ट्रांसफ़र का। और बहुत सारे देश में अब पुलिस के अफसर भी, इवन दिल्ली पुलिस के भी मैक्सिमम SHO, मैक्सिमम चंद वो लोग छोड़ के जिनकी दिहाड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि थाने बिकते हैं देश में। थानों में SHO बनने के लिए बहुत सारी रिश्वत का आदान प्रदान होता है। उन चंद लोगों को छोड़ के अंदर खाने, वो भी दिल से देश की जनता के साथ हैं। इसलिए देश की पुलिस में बहुत कम अब ऐसे आदमी बचे हुए हैं जो इनके कहने पे कोई हिंसा पे उतारू होंगे। अदरवाइज जब झुंड निकलता है तो शेर भी दुम दबा के भागता है। आज जो सारे काम इस देश का राष्ट्रपति पद हो, राष्ट्रपति हाउस हो, वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो, इस देश के लोकसभा के स्पीकर और उपसभापति, सभापति, इस तरह के जितने संवैधानिक पोस्ट हैं, और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पपेट है, बिल्कुल पपेट की तरह काम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से 100% इलेक्शन कमीशन को प्रोटोकॉल में ऊंची जगह दी गई है। और इलेक्शन कमीशन में जो भी गड़बड़ होगी इलेक्शन में, उसकी सज़ा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को, उसके कर्मचारियों को ना मिले, इसकी गारंटी सरकार ने दी है। सिर्फ इसलिए कि तुम वो करो जो गड़बड़ हम कराना चाहते हैं, खुल के करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये तो है सत्ता पक्ष का कहना। मगर इलेक्शन कमिश्नर और सब एम्प्लॉयज़ को ये हमारी तरफ से आह्वान है, इनके झांसे में मत फंसना, इनके दबाव में मत आना, वरना आप लोगों का नई सरकार आने के बाद इलाज होगा, फिर आप भुगतेंगे उस बात को। तो इसलिए सब लोगों से निवेदन है, पूरे देश के लोगों से और सारे संगठनों से, कि खुल के अब मैदान में आए। जो देश के जिन वासियों तक ये बात पहुँचे वो भी अपने अपने लेवल पे, अपने ज़िले लेवल पे
अपने रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे जहाँ मशीनें रखी हैं देश में, हर जगह धरने शुरू होंगे सब। हाँ, पीएमओ का घेराव होगा। वो क्यों होगा घेराव? पीएमओ का घेराव इसलिए होगा ताकि देश के लोगों को पता चले कि दिल्ली में ही वो सारे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर पीएमओ का घेराव कर सकते हैं। और पीएमओ का घेराव करके फिर हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, और जरूरत पड़ी तो ये मंच फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो ये भी ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे कि देश के हालात ऐसे हैं और सब कुछ कंट्रोल पीएमओ के अंडर में है, सब कुछ वहाँ से कंट्रोल्ड है, सारा लोकतंत्र ठप हो चुका। तो जरूरत पड़े तो इस देश में अगर इलेक्शन भी हो तो राष्ट्रपति शासन के तहत हो, देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी भी मांग हो सकती। एक इन्फॉर्मेशन ये है, मेरे साथ जो बैठे हैं आप इन्हें देख रहे हैं, ये हमारे गुजरात के इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर। इनका नाम है इशाक भाई मरेडिया। बहुत मजबूत साथी हैं और जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, इनके गृह राज्य में जो एनकाउंटर वगैरह सारी चीज चली थी उनके विषय में लड़ने वाले, मजबूती से और बहुत से अधिकारियों को जेल पहुंचाने में काम करने वाला इशाक भाई मरेडिया। आप गुजरात के इंचार्ज हैं। ये 2 नंबर गुजरात के जो साथी हैं संपर्क कर सकते हैं, वो 2 नंबर आपके माध्यम से सभी साथियों को पहुंच जाएं। एक नंबर है 9989600202। दोबारा से पढ़ता हूं, 9989600202। दूसरा नंबर है 9989600204। यानी पहले जो है 7 अक्षर वही हैं, अंक वही हैं, और जो बाद के 3 अंक हैं उनमें बस 8 वही हैं, जो लास्ट के 2 हैं वो 04 है, बस 9 वही। 9989600204 ये जो है नंबर है। हाँ, वल्ली गुजरात के, केवल गुजरात के लिए है केवल। इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है और आप जाके देख सकते हैं, सर्वे ऑफ एजुकेशन 2023, मोस्ट रूरल किड्स बिटवीन 14 to 18 कैन नॉट डू क्लास 3 मैथ्स, 25% can't read, 56.7% teens could not do simple division। ये सर्वे है, ये पूरे सरकारी सर्वे ऑफ एजुकेशन 2023। ये विश्व गुरु का दावा हो रहा है और इसकी हालत है। क्या लोग इनको वोट दे रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों को निरक्षर बनाओ? इसके लिए वोट दे रहे हैं लोग कि आओ हमारे रोजगार छीन लो, इसके लिए वोट दे रहे हैं? सारे आंकड़े आ रहे हैं। गुजरात में विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है पिछले 5 साल में डबल हुआ है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि आओ मुझे पीटो। सीधा और सीधा ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खूब अपना काम कर रहा है। जैसे आप ईवीएम डाल के वीडियो डालते हैं, नीचे आ जाता है इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अब हमसे कहो कि ईवीएम हैक करके दिखाओ तो मैं तो नहीं दिखा सकता। जिसकी बंदरी वही नचावे। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अगर वो हिस्ट्री पढ़े होंगे या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होंगे, मोटर के इंजीनियर नहीं होंगे, और उनको ये कहें कि आप कार का इंजन खोल के उसको फिर से फिट कर दो, कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सवाल ये है कि सब जब इतनी आवाज़ें उठ रही, देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई ईवीएम से नहीं, ईवीएम किसी भी फॉर्म में टेक्निकल चीज़ से कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर आप ईवीएम कर रहे हैं, वीवीपैट कर रहे हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम साहब 3 स्टेज समझा रहे थे कि भाई जो पोल डाला और तमाम तरह के मैं नहीं समझ पाता। तो जहाँ पर मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो देते थे, अब प्रमोशन हो गया, शायद 81 या 83 करोड़ हो गए। जहाँ पे एजुकेशन की ये हालत है, जहाँ मैं बैठ के कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल बातें नहीं समझ सकता, तो वहाँ पर जब 40% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, जहाँ पे लिटरेसी का रेट इतना ख़राब है, एजुकेशन के आंकड़े मैं ही बता रहा हूँ, वहाँ पे टिंटेड एकदम डार्क वाला आप लगा के मशीन में
डार्क वाला लगा के कह रहे हो कि 7 सेकंड में अपना वोट चेक कर लो। ये भारत अगर सबसे बड़ी लोकशाही है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है। और मैं तो सीधा और सीधा पहले इलेक्शन कमीशन ही संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था को संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिलचस्पी है बार बार वो एक्सप्लेनेशन देने की, और बार बार ये क्या दिलचस्पी है आपकी? साथियों, सीधा और सीधा हेराफेरी है। और नहीं तो कोई दुनिया की कोई ऐसी सरकार इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती है जहां पे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, सब परेशान है, और तभी कह रहा है 400 पार। तो इलेक्शन कमीशन की एक मर्यादा होती। जब TN सेशन थे तो उस समय लगा कि इलेक्शन कमीशन कोई संस्था है, लेकिन आज तो ये लग रहा है कि सरकार के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन खुद ही काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को ही चुनाव लड़ना है, ऐसा लग रहा है कि साथियों। इसलिए हर कीमत पर भाई सिंपल आप 3-4 स्टेज बता रहे हो, सिंपल मुझे पन्ना दो, मुझे उसमें दिख जाएगा कि कहाँ साइकिल है, कहाँ हाथी है, कहाँ हाथ है, मुहर मारेंगे, डब्बे में डालेंगे। इतनी सिंपल प्रक्रिया को आप इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अब आपका कोई भी आर्गूमेंट यहाँ पे चलेगा नहीं। क्या होगी? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का है, आप मान लो कि 30 दिसंबर को आप इलेक्शन कहीं एक वोट हुआ पहला चरण, और 7वां चरण हुआ 28 जनवरी को, और रिजल्ट ला रहे हैं 7 फरवरी को। तो कितना 37 दिन का प्रोसेस तो हो गया ना? 37 दिन का प्रोसेस हो गया। तो 37 दिन में आपका टाइम कहाँ बच रहा है? पहले तो हम लोग बचपन में देखते थे बैलेट पेपर से होता था, और पूरे स्कूल के कैंपस में ग्राउंड में टेंट लगता था, और 2 दिन में पूरी काउंटिंग हो जाती थी। 2 दिन में हो जाती थी। ये कौन सा एफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको टाइम और मल्टीप्लाई कर रहा है? आप कहोगे कि भाई बूथ कैप्चरिंग होता था, तो जो बूथ कैप्चर करते थे वो ईवीएम कैप्चर कर रहे हैं। ईवीएम कैप्चरिंग भी हो रही है, टेम्परिंग भी हो रही है, कैप्चरिंग भी हो रही है। भाई 77 में या 80 में या 85 में इतना टेक्नोलॉजी एफिशिएंट नहीं था ना। इतना हाई टेक वेपन नहीं था, सर्विलांस नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था। अब आपको एक ही दिन में 2 चरण में पूरे देश में चुनाव हो सकता है। 2 चरण में इतने फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, 2 चरण में हो सकता है। 1 हफ्ता के अंदर रिजल्ट भी आ सकता है, 1 हफ्ता के अंदर। और दूसरी बात, लोकशाही में सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है। जब लोगों को चुनाव का रिजल्ट लाने की हड़बड़ी नहीं है कि हमें आज ही चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को इतना हड़बड़ी क्यों है? जब हम हम करके ठीक है 10 दिन बाद ही आएगा, लेकिन अच्छे से काउंट कर लो जी। तो लोगों ने कहीं मेमोरेंडम दिया है कि हम लोग को हड़बड़ी है कि आज काउंट करके बताओ। तो ये तानाशाही इलेक्शन कमीशन की है, और वो भी सरकार के इशारे पर। सरकार के इशारे पे कोई इनका आर्गूमेंट चल नहीं रहा है, न टाइम बच रहा है, न पैसा बच रहा है। इतने मशीन पे मशीन बने जा रहे हैं, और लाखों इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 543 नहीं, हजारों की संख्या में इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स मेक इट अ पीपल्स मूवमेंट। ईवीएम का विरोध हर मोर्चे पर होगा। अभी कार्यक्रम सब लगा है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में डालें और चुनावी मुद्दा इसको बनाएं। ये जन आंदोलन है। ये आज़ादी के बाद ये दूसरा आज़ादी, ये ईवीएम से आज़ादी का आंदोलन है। नहीं तो डेमोक्रेसी जो है आपका हाईजैक है। आपको आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मशीन से वोट ले लेगा, सरकार बना लेगा, आप जनता की कुटाई भी करेगा। इसलिए अपने हकूक, जिस ड्रीम के साथ डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, जवाहरलाल नेहरू, तमाम ऐसे लोग ने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना की थी, उसको जिंदा रखने के लिए हमें आंदोलन लड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये भी याद दिलवा दूं कि इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है RSS, उस समय भी जब संविधान सभा बनी थी, जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय भी इन्होंने कहा था कि संविधान को हम नहीं मानते और मनुस्मृति हमारा संविधान है। वही लोग आज हुकूमत में हैं, वही लोग हुकूमत में हैं। पेगासस कहाँ गया? तो इसलिए दुनिया में जब सारी संस्थाएं तानाशाह हो जाए, पंगु हो जाए, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना शुरुआत जो है ना अल्लाह अकबर से, जय श्री राम से नहीं किया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो समझिए कि आपकी हकमारी हो रही है, आपके सारे राइट्स जा रहे हैं, तो हम भारत के लोग आओ संवैधानिक तरीके से सड़क पे लड़ेंगे, सड़क पे आंदोलन